सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सिर्फ मेहनत ही आखिरी विकल्प होता है। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। बहुत से बच्चों से मैं बात करता हूं तो पता चलता है कि बहुत एनर्जी उनमें होती है, बहुत टाइम वो मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से वो पढ़ाई कर रहे हैं, बट उसके बाद में भी वो चीजों को याद नहीं कर पाते हैं, उनको चीजें याद नहीं रह पाती हैं, पढ़ा हुआ बहुत जल्दी से वो भूल जाते हैं। तो इसके पीछे दोस्तों एक रीजन है, एक कारण है कि हमारा जो मस्तिष्क है ना, ये चीजों को तब याद करता है जब वो हमारे इंटरेस्ट की होती है। इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जिन चीजों में हमारी रुचि होती है, जिन चीजों को हम ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं, वो चीजें सिर्फ दिमाग में रहती हैं, बाकी चीजें दिमाग से धीरे धीरे निकलती जाती हैं। और ये वीडियो मेरा सारे लोगों के लिए नहीं है, ये वीडियो मेरा उस एक आखिरी बच्चे के लिए है जो दूर दराज के एरिया में रहता है और मुझे सिर्फ YouTube के माध्यम से फॉलो करता है, जो मुझे सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से फॉलो करता है और वो मेरी हर एक बात पे विश्वास करता है। सिर्फ उस एक बच्चे के लिए मैंने ये सारी मेहनत की है, क्योंकि मेरे लिए उसकी नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको मेरे ऊपर विश्वास है सिर्फ उसके लिए है, बाकी के लिए तो ये कहानी है, बाकी को तो सिर्फ देखना है और स्किप करके जाना है। सिर्फ उस बच्चे को पूरा देखना है जिसको ये देखने के बाद अपना पढ़ाई का तरीका चेंज करना है। नमस्कार, आज अपन बात करेंगे, एक नया टॉपिक मैंने लिया है और वो है सामान्य ज्ञान की तैयारी आपको कैसे करनी है। देखिए, वैसे तो सब लोगों को पता होता है, सब लोगों का एक तरीका होता है पढ़ने का, बट मैं मेरे अनुभव के आधार पे आज आपको एक नई चीज सिखाना चाहता हूं और वो इसलिए सिखाना जरूरी है दोस्तों। तो जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को एक अलग तरीके से करते हैं और उसी की वजह से समान मेहनत करने के बाद में भी जो लोग अलग तरीके से काम करते हैं वो लोग सिर्फ सफल होते हैं। और याद रखना दोस्तों, भीड़ हमेशा उस रास्ते पे चलती है जो आसान लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पे चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अभी तक सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक ही तरीका पता होता है कि जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसको लेके बैठ जाइए और 1-2 घंटे तक उसको पढ़ते रहिए। हर कोई स्टूडेंट्स को कहता है कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, टीचर कहता है कि आपको पढ़ना चाहिए, पेरेंट्स कहते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको खुद को भी अंदर से लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ना कैसे चाहिए ये बताने वाला कोई नहीं है। सिर्फ किताब दिला देते हैं, कोचिंग में एडमिशन दिला देते हैं, पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट पढ़ाने वाले आपको तरह तरह के लोग मिल जाते हैं, लेकिन किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए ये बताने वाला कोई नहीं है। मैं आपको समझाने वाला हूं अगली सीरीज के रूप में कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। और हर सब्जेक्ट पढ़ने का एक अलग अलग तरीका होता है और हम पढ़ाई क्यों करते हैं ये चीज भी आप समझ लीजिए। सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे या दिन में 14 घंटे 15 घंटे आप किताब लेके बैठे रहोगे उसका कोई मतलब नहीं है। आप कम टाइम पढ़ोगे तो भी अगर सही तरीके से अगर जो नॉलेज आप जो ले रहे हो वो आपके दिमाग में सेव होना चाहिए, और जब वो नॉलेज दिमाग में सेव होगा तभी वो पढ़ाई के जो घंटे हैं वो हमारे काम आने वाले हैं। अगर हमने कम टाइम पढ़ के भी ज्यादा चीजों को याद रखा है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा घंटे पढ़ के भी हम अगर चीजों को याद नहीं रख पाए तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो नॉलेज हम दिमाग में सेव करते हैं ये एग्जाम वाले दिन वापस निकल के आना चाहिए। और ये वापस निकल के तब आएगा जब आप सेम डे, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे ही आप क्लास खत्म कर देते हो या जैसे ही आप अपनी पढ़ाई समाप्त करते हो तो लास्ट के 5 मिनट अपने आप से पूछिए, अपने इस दिमाग से वापस पूछिए कि जो मैंने इतनी देर में पढ़ा वो कितना याद हुआ है। अगर वो नहीं याद हुआ है तो उस कंडीशन में आपका वो पढ़ा हुआ टाइम पूरा बेकार चला गया। बहुत बार आपने ये महसूस किया होगा कि कुछ बातें हैं जो हमें 2 दिन पहले की याद नहीं रहती हैं या 1 दिन पहले की हम भूल जाते हैं, और कुछ चीजें हमारे दिमाग के अंदर 10 साल 15 साल पहले की ऐसी याद है। हर घटना हम बता सकते हैं 10 साल 15 साल पहले की जो ऐसी दिमाग में है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि उन चीजों को हमने ध्यान से सुना था, ध्यान से देखा था, वो चीजें हमारी इंटरेस्ट की थी। इसके अलावा एक तरीका जो आप फॉलो करते हो, पढ़ाई का जो एक तरीका है जिसमें हमारा दिमाग कैसे काम करता है, इसके अंदर किस तरह से
चीजें याद रहती हैं, इसके लिए दोस्तों जरूरी है एक व्यवस्थित क्रम से पढ़ाई करना। जब तक आप कोई व्यवस्थित क्रम से नॉलेज दिमाग के अंदर नहीं डालोगे, तब तक चीजें हमें याद करने में जोर भी आएगा और जो पढ़ेंगे वो दिमाग में रुकेगा भी नहीं, वो कुछ दिन बाद में निकलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे दिमाग के इस विशेषता को हमें समझना है कि दिमाग में नॉलेज कैसे सेव होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, पूरा दिमाग है, ये एक होल के जैसा है, एक पूरा रूम है, एक पूरा कमरा है, ये हमारा दिमाग। और अगर एक रूम के अंदर, एक अगर कमरे के अंदर, जैसे ये रूम अगर हमने देख लिया कि ये एक कमरा है, अब इसके इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस एक रूम के अंदर हमें कुछ बुक्स रखनी है, हमें पहली क्लास से लेके 10th क्लास तक की सारी किताबें रखनी है, एक एक सब्जेक्ट की 100 किताबें हैं हमारे पास, यानी कि ये एक लाइब्रेरी जैसा हॉल है। अब इस हॉल के अंदर दो तरीके से हम किताबों को रख सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है जिसमें हम व्यवस्थित क्रम से रख सकते हैं, और दूसरा तरीका ये हो सकता है जिसमें हम बिना व्यवस्था के रख सकते हैं, कोई बिना क्रम के हम रख सकते हैं। तो बिना क्रम के मान लो हमने किताबें रख दी, यहां बीच के अंदर पहले हमने पहली क्लास की सारी किताबें डाल दी, उसके बाद में दूसरी क्लास की डाल दी, तीसरी क्लास की, चौथी क्लास की, और 10th क्लास तक की सारी किताबों का एक बड़ा सा ढेर बना दिया। और उस ढेर के ऊपर पास में हम यहां चेयर लगा के बैठ गए, और जैसे ही कोई बाहर से बुक लेने के लिए आता है तो वो हमें जब पूछेगा तो हमारा जवाब क्या होगा, उससे पहले आप ये चीज समझिए कि दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है। इन्हीं किताबों को रखने का दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हम यहां से रखना शुरू करें, यहां हम पहली क्लास की किताबें रख दें, यहां हम दूसरी क्लास की किताबें रख दें, और इसमें भी क्रम रखें, यहां मैथ्स, यहां हिंदी, यहां संस्कृत, इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज रखें। यहां हमने तीसरी क्लास की किताबें रख दी, यहां हमने 4th क्लास की रख दी, यहां हमने 5th क्लास की रख दी, यहां हमने 6th क्लास की, यहां हमने 7th क्लास, यहां हमने 8th क्लास, और यहां हमने 9th क्लास, और यहां हमने 10th क्लास की सारी किताबें एक क्रम से रख दी। अब इसके बाद देखिए दोनों स्थिति में क्या अंतर आएगा, ये हमारे दिमाग से तुलना करना आप साथ साथ इसको। अब इसके बाद में क्या अंतर आएगा कि इस ढेर के अंदर से जब हमसे किताब कोई पूछने के लिए आता है कि 7th क्लास की हिंदी की किताब आपके पास है क्या, तो हमारा जवाब होगा है, लेकिन वो कब मिलेगी उसका पता नहीं है। हम मिल जाए तो पहले राउंड में मिल जाए, नहीं मिले तो 2 घंटे में भी किताब नहीं मिले, क्योंकि हमने अव्यवस्थित रूप से सारी किताबों को एक ढेर कर रखा है। इसकी बजाय अगर हमने क्रम से रख रखा है, अगर हमने बुक्स को क्रम से रखा है, तो जैसे ही कोई आके पूछेगा कि 8th क्लास की हिंदी की किताब कहां है, तो हमें कहां ढूंढेंगे उसको, क्या हम यहां ढूंढेंगे, क्या हम यहां ढूंढेंगे, क्या हम यहां ढूंढेंगे, नहीं, 8th क्लास की किताब हम अंधेरे में भी निकाल के दे देंगे कि यहां हमने 8th क्लास की सारी किताबों को एक क्रम से रख रखा है। तो ये होता है दोस्तों हमारे दिमाग का व्यवस्थित क्रम और अव्यवस्थित क्रम। इसी एग्जाम्पल को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं जनरल स्टोर से। जो जनरल स्टोर जिसमें हजारों सामान एक दुकानदार अंदर रखता है, हम जैसे ही उससे कोई भी सामान मांगते हैं, अगर उसने व्यवस्थित क्रम में रख रखा है तो तुरंत वो हमें 1 सेकंड में लाके दे देता है। अगर उसके पास नहीं होता है, खत्म हो गया, तो उसको पता होता है कि ये सामान मेरा खत्म हो गया, क्योंकि उसने सब चीजों को एक क्रम से रख रखा है। उसने निश्चित जगह बनी हुई है और उसी जगह पे उसने रख रखा है। अगर वो मान लो अव्यवस्थित रखा होता तो उसको फिर बहुत बड़ी दिक्कत होती। इसके अलावा मेडिकल स्टोर को भी हम ऐसे ही समझ सकते हैं। मेडिकल स्टोर में भी जो दवा लेने के लिए हम जाते हैं, उसने व्यवस्थित क्रम से अगर रख रखी है तो तुरंत निकाल के दे देता है। हमारा दिमाग भी व्यवस्थित क्रम से जो चीजें हम रखते हैं इसके अंदर, जो व्यवस्था के तौर पे हम सारी चीजें नॉलेज इसके अंदर रखते हैं, तो वो एग्जाम के टाइम निकल के वापस आता है। और जो बिना व्यवस्था के हम इसमें कभी कुछ पढ़ लिया, कभी सुबह पढ़ लिया, कभी दोपहर को पढ़ा, कभी शाम को पढ़ा, कभी 2 दिन नहीं पढ़ा, कभी 3 दिन बाद पढ़ा, तो वो चीजें हमारे दिमाग में रुकती नहीं है, स्थायी नहीं होती है, और वो जब जरूरत होती है तो निकलती नहीं है। और हमें एक जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो भी नहीं आ पाता है। अब ये चीजें सारी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यहां से मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगा कि हमें किस तरह से अपने दिमाग के अंदर नॉलेज रखने के लिए पहले जगह बनानी है। पहले हमें इसके हिस्से, इसको
डिवाइड करना है अलग अलग, और जैसे जैसे हम अलग अलग हिस्से इसके डिवाइड कर देंगे और ऊपर से शुरू करके नीचे की तरफ पढ़ते जाएंगे तो वो चीजें हमारे दिमाग में तुरंत याद होने लगेंगी। और कुछ दिन के बाद में आपकी इतनी अच्छी स्पीड आ जाएगी पढ़ाई करने की, याद करने की, कि आप एक बार जो चीज पढ़ोगे वो फिक्स जगह पे जाके सेव हो जाएगी और जब भी जरूरत पड़ेगी तो तुरंत हम उसको निकाल पाएंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको ये चीज जोड़ना चाहता हूं, ये चीज आपको सिखाना चाहता हूं, और वही फॉर्मूला यूज होता है सामान्य ज्ञान के लिए, जीके के लिए। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई सा भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको जीके पढ़ना पड़ता है, जनरल साइंस पढ़नी पड़ती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़नी पड़ती है, उनमें ये फॉर्मूला काम आएगा। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है पढ़ाई के लिए। हमारे दिमाग में अभी तक सिर्फ एक ही चीज है कि बस जीके के अंदर चाहे हिस्ट्री पढ़नी है, चाहे ज्योग्राफी पढ़नी है, चाहे पॉलिटी पढ़नी है, उसको किताब को उठाओ और उन चीजों को पढ़ना शुरू कर दो, उन चीजों को रीडिंग मारना शुरू कर दो। रीडिंग मारेंगे तो दिमाग के अंदर वो नॉलेज कहां जाके सेव होगा, क्योंकि हमने उसके लिए कोई हिस्सा नहीं बना रखा है, हमने दिमाग के अंदर कोई जगह नहीं बनाई है। उस पूरे हॉल के अंदर, इस पूरे रूम के अंदर हमने उसके लिए अलमीरा नहीं बनाई है। तो सबसे पहले अपने दिमाग को अलमीरा के रूप में बांटिए, हिस्सों के रूप में डिवाइड करिए, और उसके बाद एक एक अलमीरा के अंदर भी और छोटी अलमारियां बनाइए, जिससे कि जो चीज जहां रखी होनी चाहिए वहीं रखी हुई मिलेगी। अगर एक बड़े से रूम के अंदर या बड़े से घर के अंदर आपको कोई सामान रखने के लिए दिया जाए और आपको जगह नहीं बताई जाए कि इसको कहां रख के आना है, तो आप कई देर तक अंदर जाने के बाद में सोचेंगे कि इसको कहां रखूं, सोचने सोचने में। और अगर आपने जहां उसको रख दिया, अगर दोबारा कोई दूसरा आदमी उसको लेने के लिए जाता है, या आप भी रोज अगर उसमें सामान रख रहे हो और कुछ दिनों बाद में अगर आपने व्यवस्थित क्रम में नहीं रखा है, आप फिर उसको ढूंढने के लिए जाते हो वापस, तो मिलने की संभावना बहुत कम होती है। हमारी पढ़ाई का भी अब तक ऐसा ही तरीका है, जिसकी वजह से हमें बहुत असुविधा होती है और हमें डर भी लगता है। हमें पढ़ाई का डर सबसे ज्यादा इसलिए लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसका परिणाम नहीं मिल रहा है, और जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो किसी भी आदमी का मन है वो उस काम को करने में नहीं होगा। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं और वो चीजें याद नहीं रहती, वो चीजें दिमाग से निकलती जाती है, तो फिर हमें अफसोस होता है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं और समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे दिमाग के अंदर नॉलेज रुकता कैसे है, ये कब हमारे दिमाग में रुकेगा, जब हम नॉलेज को पुराने नॉलेज के साथ जब तक जोड़ेंगे नहीं, तब तक दिमाग में नया नॉलेज रुकेगा नहीं। जितनी चीजें हमें आज तक पता है, आज से पहले जितनी चीजें पता है उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, वहीं से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, और एक पहले वाली चीज से नई चीज जो हम याद रखना चाह रहे हैं उसको जोड़ना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। और वो कनेक्ट करने का काम आपको रफ कॉपी और पेन हमेशा हाथ में रख के करना है। जितना आपको पहले से पता है वो पहले उसको नोट करिए और उसके बाद में नई चीज उसके साथ ऐड कर दीजिए, तो वो श्रृंखला बनती जाती है। वो नॉलेज हमारा श्रृंखला में चलता है हमेशा। कभी भी टुकड़ों के अंदर जो चीज हम पढ़ते हैं, जो चीज हम नई चीजें पढ़ते हैं और उनको पुराने नॉलेज से नहीं जोड़ते हैं, तो वो चीजें स्थायी नहीं रहती हैं, अस्थायी होती है और उनसे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना कि एक छोटी नदी बह रही है और उसका पानी आपको रोकना है। आप रोक सकते हो आराम से, आप में वो क्षमता है। अब उसमें दो तरीके हो सकते हैं रोकने के। एक तरीके के अंदर हम क्या करेंगे कि एक साइड से फावड़ा लेंगे और उसमें मिट्टी डालना शुरू करेंगे। जैसे जैसे उसमें हम मिट्टी डालना शुरू करेंगे, हमने एक फावड़ा भर के उसमें डाला, दूसरा लेने के लिए आएंगे तब तक वो पानी के साथ बह जाती है। जब हम दूसरा फावड़ा लेके आते हैं, देखते हैं कि पहले वाला तो बह गया, दूसरा हम डालते हैं, तीसरा लेने के लिए जाते हैं, जैसे ही तीसरा लेके आएंगे दूसरे वाला भी बह गया। ऐसे करते करते अगर 3-4 बार तक तो हम करेंगे, उसके बाद में क्या होगा, कोई भी आदमी होगा वो थक के बैठ जाएगा। क्यों बैठ जाएगा? क्योंकि उसको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। वो जो काम कर रहा है उस काम का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वो देख रहा है कि मैंने जो कल पढ़ा था वो आज याद नहीं है, जो मैं 15 दिन से पढ़ रहा हूं वो
अगले 15 दिन में याद नहीं रह रहा है, तो वो तरीका काम करने का गलत है। वो आदमी मेहनत कर रहा है, वो आदमी मिट्टी डाल रहा है, लगातार पसीना पसीना हो रहा है, लेकिन उसका तरीका गलत होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो पानी उसको बहा के ले जा रहा है और उसकी मेहनत है वो पूरी बेकार जा रही है। उस कंडीशन में वो आदमी बैठ जाएगा, वो आदमी निराश होगा, उस आदमी को डर लगेगा, वो आदमी वो काम नहीं करना चाहेगा। दूसरा जो तरीका क्या हो सकता है वो भी आप समझ लो। मान लीजिए कि उस पानी को रोकने के लिए सीमेंट के साथ 50 ईंट लगाने की जरूरत है। 50 ईंटें अगर हम सीमेंट के साथ लगाना एक किनारे से शुरू करें तो 50 ईंट लगाने के बाद में वो पानी रुकने वाला है। एक आदमी एक ईंट ले जाके लगाता है, दूसरी ईंट लेने के लिए जाता है, दूसरी ईंट लाके लगा देता है, 2 ईंट हो गई, तीसरी ईंट लाके लगा देता है सीमेंट के साथ, 3 ईंट हो गई। अब जब वो नई ईंट लेने के लिए जाता है तो आके देखता है कि पहले वाली ईंटें सुरक्षित लगी हुई है और एक जो 50 ईंट लगाने का जो काम है उसमें से जितना काम उसने कर लिया, वो काम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। आप कल्पना करके देखिए, जब वो आदमी 40 ईंट लगा चुका होगा, 45 ईंट लगा चुका होगा, थोड़ा सा काम और बचा हुआ होगा, उस समय उस आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, उस समय उस आदमी को काम करने में कितना मजा आ रहा होगा। जब वो आदमी 1 2 3 ईंटों से शुरू करता है, हर ईंट के बाद उसको मजा आ रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि मैं इस स्पीड से अगर लगाता रहा तो उसको यह भी अंदाजा होगा कि यह काम कितनी देर में पूरा हो जाएगा। हमारा तरीका गलत होने की वजह से पढ़ाई करते हुए भी हमें यह विश्वास नहीं आता, एग्जाम वाले दिन तक भी हम लोग डरते रहते हैं कि मेरी तैयारी पता नहीं कैसी है, पेपर पता नहीं कैसा आएगा, पता नहीं मैं पास कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारा तरीका गलत है। सही तरीके से पढ़ाई करिए, हर सब्जेक्ट को एक सही तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो जैसे जैसे पढ़ने लगेंगे इंटरेस्ट भी आएगा और साथ साथ कॉन्फिडेंस भी आएगा। जब वो आदमी 45 ईंट लगा चुका होगा तो उसके बाद में वो 2-2 भी लगाना शुरू कर सकता है, क्योंकि उसको पता है आज अगर मैं थोड़ी सी मेहनत और कर लूंगा, आज अगर मैं थोड़ा सा अगर और एक्स्ट्रा काम कर लूंगा तो उस कंडीशन में 50 होते ही मुझे नौकरी मिलने वाली है। वैसे ही पढ़ाई में भी ऐसा लगने लगेगा। आज अगर आप 4-5 घंटे अगर अपने आप को पढ़ने के लिए आपको बिठाना पड़ रहा है, आपको रोकना पड़ रहा है, फिर भी हम नहीं बैठ रहे हैं। लेकिन अगर आपको एक बार पढ़ाई का रिजल्ट मिलने लग गया, एक बार अगर आपको पढ़ाई में मजा आने लग गया, तो आप उठाने से भी नहीं उठेंगे। आपको कोई कहेगा ना कि आपको चलो थोड़ी देर यार बाद में पढ़ लेना, तो आपको लगेगा नो, मैं जितनी जल्दी इस कोर्स को कंप्लीट करूंगा उतनी जल्दी मेरी नौकरी लगने वाली है। क्योंकि आपको सामने दिख रहा होगा, आपको अपने काम का रिजल्ट सामने दिखने लगेगा। तो ये तरीका इसलिए बदलना दोस्तों बहुत जरूरी है। अब देखिए कैसे हम हमारे दिमाग को डिवाइड करें टुकड़ों में, कैसे हम हमारी दिमाग की अलमारियां अलग अलग बनाएं, उस पे मैंने काम किया है और ये सभी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हमने जीके के लिए, दिमाग में जीके के लिए ये 4 पार्ट बना दिए, जिसमें पहला है भारत का इतिहास, दूसरा है भारत का भूगोल, तीसरा है भारत का संविधान और चौथा है सामान्य विज्ञान। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये चीजें मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये तरीका समझना है बस कि ये इसमें आपको कौन सा तरीका है जो मैं आपको फॉलो कराना चाह रहा हूं, जो आपका तरीका मैं पढ़ाई का चेंज करना चाह रहा हूं, सिर्फ वो समझाना है। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है और पढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत टीचर है, एक से बढ़कर एक गुरुजी हैं। मेरा काम है पढ़ने के लिए तैयार करना स्टूडेंट्स को। इसके बाद में इसमें हो सकता है कि कई गलतियां भी आप में से कुछ विद्वान लोग निकाल पाए कि सर आपने ऐसा बताया था, ऐसा नहीं होता है, या ये टाइम नहीं था, ये साल नहीं था, या ये टॉपिक नहीं था। वो चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय है कि आपको तरीका समझ में आता है क्या, वो आपको समझना है और वो तभी समझ में आएगा जब आप एक एक चीज को ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपना तरीका पढ़ाई का चेंज कर दें। और ये वीडियो मेरा सारे लोगों के लिए नहीं है, ये वीडियो मेरा उस एक आखिरी बच्चे के लिए है जो दूर दराज के एरिया में रहता है और मुझे सिर्फ YouTube के माध्यम से फॉलो करता है, जो मुझे सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से फॉलो करता है और वो मेरी हर एक बात पे विश्वास करता है। सिर्फ उस एक बच्चे के लिए मैंने ये सारी मेहनत की है, क्योंकि मेरे लिए उसकी नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है।
जिसको मेरे ऊपर विश्वास है, सिर्फ उसके लिए है। बाकी के लिए तो ये कहानी है, बाकी को तो सिर्फ देखना है और स्किप करके जाना है। सिर्फ उस बच्चे को पूरा देखना है जिसको ये देखने के बाद अपना पढ़ाई का तरीका चेंज करना है। ये मैंने 4 पार्ट सबसे पहले बना दिए। जिस तरह से हमने ये रूम का जो एग्जाम्पल लिया था ना, सेम इसी से समझ सकते हैं हम कि एक रूम के अंदर, ये जो रूम है, इस रूम के अंदर हमने 4 पार्ट पहले बता दिए। अब 4 पार्ट का मतलब है दिमाग के भी 4 पार्ट बन गए। एक इतिहास का पार्ट है, एक भूगोल का है, एक संविधान और एक सामान्य विज्ञान है। जब भी हम इतिहास पढ़ने बैठेंगे तो हमारे दिमाग की ये विशेषता है कि वो चीज जो हम इतिहास की पढ़ रहे हैं तो वो इतिहास में ही जाके सेव होने वाली है। वो नॉलेज सीधा कहां जाएगा? इतिहास में जाएगा। वो यहां नहीं आएगा, वो यहां नहीं आएगा, वो यहां नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये चीजें हमने दूसरे के लिए अलॉट कर रखी है ऑलरेडी। इस इतिहास के भी फिर कितने पार्ट और बनाएंगे, इस इतिहास के भी हम और पार्ट बना देंगे। तो इसके लिए मैंने इतिहास का एग्जाम्पल सिर्फ लिया है यहां से। इनके किसी के पार्ट मैंने अभी तक नहीं लिए हैं। मैं 2 एग्जाम्पल शामिल करूंगा इसमें, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद में इतिहास के मैंने 3 पार्ट बना दिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। यानी कि ये जो इतिहास वाला जो कॉलम था, ये जो इतिहास जिसमें था, इसके मैंने फिर से 3 पार्ट बना दिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। ये 3 पार्ट हमने इतिहास के बना दिए। यानी कि हम नॉलेज को रखने की जगह को छोटा छोटा करते जा रहे हैं और लास्ट में ऐसी स्थिति आएगी कि हमारे पास पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन होगी नॉलेज की। और ये देखना कितना इंपॉर्टेंट होगा आगे अपन देखते हैं। तो भारत के इतिहास की बात मैं कर रहा हूं। भारत के इतिहास को मैं एग्जाम्पल मैंने पहला लिया है और इसके मैंने 3 पार्ट बना दिए बेटा। पहला पार्ट है प्राचीन भारत, दूसरा पार्ट है मध्यकालीन भारत और तीसरा पार्ट है आधुनिक भारत। यानी 3 पार्ट बना दिए। अब इसके बाद में क्या करेंगे अपन? इस प्राचीन भारत के अंदर, प्राचीन भारत का अगर हम काल देखें, अगर हम साल देखें, तो ये ईसा पूर्व से शुरू होता है, 2400 ईसा पूर्व से शुरू होके और 700 ईस्वी तक का टाइम है। यानी कि 2400 और 700 लगभग कितना हो गया? ये 3100 साल का इतिहास है। 3100 साल का इतिहास प्राचीन भारत में अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में मध्यकाल की जब मैं बात करूं तो ये 700 ईस्वी से शुरू होगा और ये आधुनिक भारत तक यानी कि 1707 तक लगभग ये 1000 साल का इतिहास होगा। 1000 साल का इतिहास है, वो हम मध्यकाल में पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद में 1707 से लेके 1947 तक लगभग 250 वर्षों का जो इतिहास होगा वो हम पढ़ेंगे किसमें? आधुनिक भारत के अंदर। जो इतिहास के जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहां से पूछे जाते हैं? वो इस 250 वर्ष के इतिहास में से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद में 1000 साल का इतिहास है मध्यकाल का, इसमें से पूछे जाते हैं और सबसे कम यहां से पूछे जाते हैं। ये उल्टा चलता है। तो हमें भी इस चीज का पता होना चाहिए, ये चीज जानकारी होनी चाहिए कि हमें कौन से पार्ट को इतिहास पढ़ते समय ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, ज्यादा सीरियसली पढ़ना है। और ये एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सारे एग्जाम्स, जितने एग्जाम्स कंपटीशन के होते हैं सब में यही फॉर्मूला लगभग यूज होता है। अपवाद हो सकता है कहीं किसी एग्जाम में हो, बट मैक्सिमम यही होगा। अब देखिए हमने 3 पार्ट अलग अलग बना दिए और धीरे धीरे देखना आपके दिमाग के पार्ट बनते जाएंगे। जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे चलते जाएंगे आपके दिमाग है वो खुलता जाएगा, आपके दिमाग के वो अलग अलग हिस्से बनते जाएंगे। सबसे पहले हमने 4 पार्ट बनाए जीके के, उसके बाद में हमने हिस्ट्री को लिया, हिस्ट्री के हमने 3 पार्ट बनाए। इसके बाद में 3 पार्ट के बाद में फिर मैं बात करता हूं प्राचीन भारत की। तो प्राचीन भारत के अंदर मैंने ये 6 पार्ट बना दिए। प्राचीन भारत के अंदर जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं उसमें ये 6 चीज अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है सभ्यताएं। इसके बाद में दूसरा टॉपिक हमने देखा वैदिक युग। इसके बाद में देखा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसके बाद में आएगा मौर्य साम्राज्य। इसके बाद में आएगा गुप्त साम्राज्य और इसके बाद में आएगा राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। ये क्रम रहेगा और इसको भी आप जब आप पढ़ाई करने लगे तो अलग अलग टुकड़ों में बांट लीजिए।
इसके अंदर भी अलग अलग टुकड़ों के अंदर हम घुसते जाएंगे अंदर अंदर, और हमें पूरा अंदाजा हो जाएगा। और ये चीजें पहले हमें अच्छे से समझनी है, रटनी है, याद रखनी है, जिससे कि याद रखने का मतलब है कि हमने दिमाग तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा दी। हमने कॉपी के अंदर तो ऐसे बांट लिया, लेकिन दिमाग में ये चीज नहीं है, तो फिर काम नहीं चलने वाला है। इसके बाद में मैं इधर आता हूं, मध्यकाल में आता हूं एक बार। यहां हमने अरबों का आक्रमण देखा। इसके बाद में हमने सल्तनत काल बोलते हैं दूसरा पार्ट इसका, यानी दो ही पार्ट में हमने बांटा। एक तो अरबों का आक्रमण, जिसमें 700 ईसा से 1200 ईस्वी तक 500 साल का इतिहास लगभग है। इसमें कई और भी साम्राज्य शामिल होंगे, मैं उन पे बात नहीं करूंगा। बहुत साम्राज्य बीच में इनमें भी शामिल हो सकते हैं, बट मैं आपको तरीका समझा रहा हूं कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको इसको समझना कैसे है, आपको इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, और आपको रिवीजन कैसे करना है। ये सारी चीज भी मैं इसी एक टॉपिक में आपको समझाने वाला हूं। इसके बाद देखिए, यहां से सल्तनत काल में अपन बात करें तो इसमें ये 6 पार्ट है। 6 पार्ट के अंदर ये पूरा होता है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और मुगल वंश। और इनका कालक्रम जो है वो हमें पक्का याद रखना है। और हर एक इसके काल के अंदर, सल्तनत काल के जितने शासक हुए हैं, सभी के अंदर 1 या 2 शासक ऐसे हुए हैं जिनके बारे में हमें डिटेल्स पढ़नी पड़ेंगी। बाकी का सिर्फ उनका प्रारंभ और अंत याद रख सकते हैं, बट एक एक शासक ऐसा होगा कम से कम जो इंपॉर्टेंट होगा, जिसके बारे में हमें आगे डिटेल्स पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद देखिए, अपन चलते हैं आधुनिक भारत के अंदर। तो इसमें उत्तर मुगल काल, ये 1707 से लेके 1857 तक, उसके बाद में 1857 की क्रांति और राष्ट्रीय आंदोलन। ये पूरे इतिहास के मैंने 3 पार्ट अलग अलग आपको बता दिए। और जैसे जैसे अपन आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे चीजों को रटते जाना है। अब यहां से देखना, यहां से मैं बात करता हूं, मैं ये पहला टॉपिक ले रहा हूं कि सभ्यताएं कौन कौन सी हैं। अब जब आप सभ्यताएं जब आप देखोगे, सभ्यताएं जब आप पढ़ने बैठोगे, तो उससे पहले की सारी जानकारी आपके नॉलेज में, आपके दिमाग में पहले से है कि सभ्यता है वो प्राचीन भारत का हिस्सा है, पहली चीज। प्राचीन भारत है वो इतिहास का हिस्सा है, दूसरी चीज। और इतिहास है वो जीके का हिस्सा है, तीसरा चीज। और जीके है वो मेरे जो एग्जाम में देने वाला हूं उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस तरह से एक कड़ी से दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी जुड़ती जाएगी। अब इसके बाद जब हम सभ्यताएं पढ़ेंगे तो सभ्यताओं के अंदर भी हमें और इसके अलग अलग पार्ट देखने हैं कि सभ्यताओं में है सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो या लोथल की सभ्यता। तो जो जो सभ्यताएं उसके अंदर हुई हैं उन सभ्यताओं को अपन देखेंगे, और फिर उन एक एक सभ्यताओं के अंदर क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, कौन कौन उसको खोज करने वाला है, कौन कौन सी जगह वो स्थित थी, कौन कौन सा उनका काल क्रम रहा है। ये सारी चीजों की डिटेल्स को हम आगे 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 शाखाओं के रूप में देखते जाएंगे। और जैसे जैसे हमारा नॉलेज दिमाग में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अब इस तरह से अगर आप एक क्रम से अगर चीजों को अगर दिमाग में अगर रखने लगोगे, और नोट्स बनाते समय ये चीज ध्यान रखना, आप जब भी आप नोट्स बनाते हो तो आपको जो डिटेल्स होती है किताब के अंदर उसको कभी भी लिखने की जरूरत नहीं है। वो चीजें आपके दिमाग में अपने आप रहने लगेंगी। कब रहने लगेंगी? जब हम उनको सही जगह रखेंगे, जब हम उनके लिए जगह बना के रखेंगे। तो उन छोटी छोटी चीजों को, कहानियों को आपको सिर्फ एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। देखना कितना मजा आएगा, कितना कॉन्फिडेंस आएगा इस तरीके को फॉलो करने के बाद। आपको सिर्फ हेडिंग्स, टॉपिक का नाम और उसके सब हेडिंग्स वो सिर्फ याद रखने हैं, और उसके बाद में बाकी चीजों को कहानी की तरह पढ़ते जाइए। और जहां डाउट लगता है वहां आप दोबारा से उसको देखते जाओ। और जब भी पढ़ने के लिए बैठते हो उसके बाद में अपने आप से रिवीजन के लिए जरूर बोलिए। जिस तरह से मैं एक एक चीज आपको समझा रहा हूं, ऐसे अगर आपका पढ़ा हुआ नॉलेज वापस निकल के आता है तो फिर आपका तरीका सही है, अन्यथा आपका तरीका गलत है। अन्यथा आप जो भी किताब उठाओगे आपको ये नहीं पता कि ये किताब किसका हिस्सा है। इस किताब के अंदर जो मैं चैप्टर पढ़ रहा हूं वो चैप्टर से पहले की क्या जानकारी है, तो वो जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से पढ़िए, बहुत कम टाइम के अंदर आपको रिजल्ट मिलने लगेगा।
शुरुआती रिजल्ट थोड़ा सा छोटा होता है, तो ये तरीका आपको हो सकता है कि समझ में आया होगा। अब इसमें मैं एक एग्जांपल आपको ज्योग्राफी का और बता देता हूं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये हिस्ट्री का इसी तरह से एक एक टॉपिक के बारे में ये इतनी चीजें तो आपको रटी हुई होनी चाहिए, ये साले ये आपको पूरी याद होनी चाहिए। और ये अगर आपको इस तरह से अगर रटा हुआ होगा तो बहुत से क्वेश्चन तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप तो देख के कर सकते हैं, अंदाजा से कर सकते हैं। और आजकल बेटा एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया, और उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आप वही क्वेश्चन सिर्फ कर पाओगे जिनमें आपको अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिन क्वेश्चंस के अंदर आपको पूरी जानकारी है, जिस बुक के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में आपने अच्छे से तैयारी की है, तभी वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाला जमाना काफी पहले जा चुका है। तो आपको अब तरीका बदलना है और इन चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर अपने दिमाग में करना है। और देखना टाइम भी आपको बहुत कम लगेगा, इतना मजा आएगा कि आपको लगेगा कि मैं आज ही पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर देता हूं। जब तक मेरा ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। लेकिन करना इसी तरीके से है, एक बार इतना पूरा करना है, फिर दोबारा यहां से शुरू करना है। फिर ऐसे नहीं कि सभ्यताओं में घुस गए तो सभ्यताओं में 10 दिन लगा दिए। 9 सभ्यताएं तो 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर आपको जितना पढ़ना है उसकी सिर्फ हेडिंग, उसके बाद में अगला टॉपिक, फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर मौर्य साम्राज्य, फिर गुप्त साम्राज्य। अब अगर हम मौर्य साम्राज्य अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें यह तो पता होता ही नहीं है कि मौर्य साम्राज्य कब से कब तक था, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, आखिरी शासक कौन था, ये चीजें तो हमें पता होती नहीं है। और हम उसके गहराई वाली चीजों के बारे में चले जाते हैं, उनकी डीप चीजों के बारे में याद करने लग जाते हैं, उनको हम नोट्स बनाने लग जाते हैं, लिखने लग जाते हैं। और आजकल मार्केट में बड़ा एक तरह का बिजनेस ये चल रहा है कि बुक्स के नाम पे, नोट्स के नाम पे बच्चों को बुरी तरह बेवकूफ बनाया जा रहा है। कहानियों की कहानियां लिख रखी है किताबों के अंदर, किताबों का आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मोटी मोटी किताबें मार्केट में मिल रही है, वो सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। उनके चक्कर में आपको नहीं आना है, आपको सिर्फ बेसिक्स तैयार करना है। सबसे पहले आपके दिमाग में पूरा जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसके सारे टॉपिक्स के नाम सबसे पहले याद कर लो कि इस टॉपिक के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर इतने टॉपिक मुझे पढ़ने पड़ेंगे, इस टॉपिक के अंदर ये जानकारी मुझे मिलेगी, और इस जानकारी के अंदर ये चीजें मुझे याद रखनी है, और ये चीजें मुझे याद नहीं है, जिससे कि आप उसका रिवीजन भी कर सको। अगर आप इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे तो जैसे ही आप हिस्ट्री पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद में आप 1 घंटे में पूरे इतिहास का रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप नोट्स के पन्ने पलटेंगे, किताबों के पन्ने पलटेंगे तो 2-3 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस तरीके से अगर आपने दिमाग में याद किया है, तैयार किया है चीजों को, तो आप 1 घंटे में पूरे हिस्ट्री का रिवीजन कर लेंगे। अगले 1 घंटे में ज्योग्राफी, अगले 1 घंटे में पॉलिटी, और 1 घंटे में साइंस। 4 घंटे में रिवीजन करके आप एग्जाम के पहले दिन सो जाएंगे, आराम से निश्चिंत होकर सो जाएंगे। और बेसिक नॉलेज के आधार पे भी आप काफी क्वेश्चन है नहीं आते हुए भी करेंगे। अब देखते हैं अपन, मैं एक एग्जाम्पल आपको और समझा देता हूं जिससे आपको और थोड़ा सा समझ में आ जाए। मैं दूसरा सब्जेक्ट जो आपका है भारत का भूगोल, इसका एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, भारत हमने देखा था अभी कि सामान्य ज्ञान के 1, 2, 3 और 4 पार्ट हमने देखे थे। इसके बाद में हमने भारत का इतिहास देख लिया। अब अपन बात करते हैं भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो तो सबसे पहले जो उसके टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स जो उसके अंदर दिए हुए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 टॉपिक। यहां मैंने 11 टॉपिक आपको समझाने के लिए लिए। हमें इसी क्रम में याद होने चाहिए, हमें इसी क्रम में एक एक टॉपिक रटा हुआ होना चाहिए। सबसे पहले स्थिति एवं विस्तार, उसके बाद में भौतिक स्वरूप, उसके बाद में भारत की जलवायु, उसके बाद में भारत में कृषि। इस तरह से सारे टॉपिक सबसे पहले रट लीजिए। इसके बाद अगला काम करेंगे स्थिति एवं विस्तार। अब स्थिति एवं विस्तार में कौन कौन से सब टॉपिक होंगे वो हमें इस तरह से उनके भी नाम हमें याद होने चाहिए सबसे पहले। उसके बाद कौन से टॉपिक के अंदर क्या फैक्ट है, क्या चीज ऐसी है जो हमें याद नहीं रहने वाली है। जब हम ऐसे अंदर घुसेंगे चीजों के तो वो चीजें हमें अच्छे से समझ में आने लगेंगी। सबसे पहले हमने ये किया। उसके बाद में ऐसा नहीं कि स्थिति एवं विस्तार को आप पढ़ने लग गए तो 3-4 दिन इसी टॉपिक में लगा दिए। 3-4 दिन नहीं लगाने, इसमें एक क्रम पूरा करिए, एक लेवल पूरा करिए, उसके बाद में दूसरे पे चलिए।
फिर तीसरे पे चलिए, चौथे पे चलिए, पांचवें पे चलिए, ऐसे धीरे 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 बार बार शुरुआत करिए, बार बार यहां तक आइए, बार बार उसके अंदर घुसिए, तब आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे। इसके बाद में भौतिक स्वरूप के कौन कौन से पार्ट हैं, फिर भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, कौन सी जलवायु की क्या विशेषताएं हैं, इसके बाद में भारत में कृषि, भारत में सिंचाई, उद्योग धंधे, ऐसे किसी भी टॉपिक पे धीरे धीरे आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप हर टॉपिक पे अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। और हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें हमारा नॉलेज बढ़ाना है, हमारे मस्तिष्क की पावर को बढ़ाना है, और ये पावर तब बढ़ेगी जब हम यहां से चीजें इकट्ठी करेंगे और उसमें व्यवस्थित रूप से रखेंगे। और याद रखना, आप जब तक एग्जाम पास करने के लिए पढ़ेंगे ना, तब तक पढ़ाई आपको बाहर लगेगी, तब तक आपको ज्यादा जोर आएगा, तब तक आपको पढ़ाई में मजा नहीं आएगा। आप पढ़ाई करते समय ये चीज दिमाग में रखिए कि मैं जो पढ़ रहा हूं ये मेरा नॉलेज बढ़ाना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि भारत की स्थिति क्या है, भारत का विस्तार कितना है, मैं जानना चाहता हूं कि भारत की जलवायु कैसी है, मैं जानना चाहता हूं कि भारत में कहां कहां कैसी कृषि होती है, किस एरिया के अंदर कौन सी कृषि विशेषता होती है, कहां की मिट्टी कैसी है, कहां नदियां कहां से निकलती हैं, कौन से स्टेट के अंदर कौन सा बांध बना हुआ है। ये सारी चीजों में इंटरेस्ट रखिए जानने के लिए, और वो जानने के लिए अगर आप पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट और बढ़ता जाता है। ये बहुत बड़ी विशेषता है किसी भी काम को करने की। अगर किसी काम को अगर आप इंटरेस्ट से कर रहे हो तो उसकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, और वो चीजें याद भी रहती हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह से आपको अपना एक एक सब्जेक्ट है वो कंप्लीट करना है। चारों सब्जेक्ट एक जैसे ही है, इसी एक तरीके को फॉलो करके आप ये चारों सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। और आपको नोट्स भी दोस्तों इसी क्रम में बनाने हैं, आपको पूरी कहानियां नहीं लिखनी है, इसी तरह से नोट्स बनाइए, इसी तरह से रिवीजन करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जब मौका मिलता है तो डिस्कस करिए। जब आप दूसरों को अपना नॉलेज शेयर करते हो तो आपका नॉलेज अपने आप बढ़ रहा होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जिसको वास्तव में इसकी जरूरत है, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको और क्या जानना है, किस टॉपिक में आपको और जानकारी चाहिए। जिसने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने पहली बार आज ये वीडियो देखा है, तो वो रिम डिफेंस एकेडमी को लगातार फॉलो कर सकते हैं कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। एप्लीकेशन के माध्यम से भी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है रिम डिफेंस एकेडमी, वहां से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनमें ये मेरे स्ट्रेटेजी वाले सारे वीडियो बिल्कुल फ्री हैं। किस्मत आपको सिर्फ मौका देती है और आपकी मेहनत सबको चौंका देती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।